वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप लोग का रिजल्ट अवेटेड है अभी? एग्जाम दिया हुआ है अभी? कौन से ग्रुप का? ग्रुप 1 का ना? ओके। और अभी ग्रुप 2 का, ये ग्रुप 2 के अंदर अभी वो हो गया ना, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस, जैसे दो बाइफर्केशन हो गए। तो इंस्टीट्यूट अभी आपको ऑप्शन देता है चेंज करने का या कंपलसरी ओल्ड सिलेबस? आपका कंपलसरी ओल्ड ही है। ओके, पर आप न्यू में जाना हो तो जा सकते हो। अच्छा, पर अभी आपको ऐसा है कि ओल्ड सिलेबस पढ़ते हैं, क्या कारण उसका? अच्छा ऐसा है। ओके, तो नहीं, तो नहीं। अभी सीए इंस्टीट्यूट वाले शायद नेक्स्ट वीक में सीए इंटर और फाइनल का और फाउंडेशन का नया सिलेबस वो लोग लॉन्च करेंगे, और पहली बार वो लोग ऐसा करने वाले हैं कि सबको कंपलसरी नए सिलेबस में जाना ही पड़ेगा। यानी आपके पास ऑप्शन नहीं है ओल्ड सिलेबस में रहने का, ऐसा वो लोग करने वाले हैं। इतना डेंजरस एक्सपेरिमेंट है, कर लो। बट उसका फायदा बच्चों को उन्होंने दिया, क्योंकि पहले क्या था, उनके 4 सब्जेक्ट थे पर ग्रुप, उसकी जगह 3 कर दिए। तो कोई भी स्टूडेंट मना कर रहे थे पहले 4 बार सोचेगा कि यार एक सब्जेक्ट कम हो रहा है, और वो भी एक ऐसा सब्जेक्ट कम हो रहा है जिसके अंदर पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम थी। तो बोले अपने लिए फायदा ही है। तो इंस्टीट्यूट ने एक ऐसी चाल चली जिसके अंदर बच्चा अगर विरोध पक्ष में जाता है तो फिर उसको रागा का टाइटल दे दिया जाएगा। रागा, यू अंडरस्टैंड ना? राहुल गांधी। डोंट टेक इट पर्सनली। EIS और SM करके एक सब्जेक्ट है, उसके अंदर EIS जो है उसको हटा दिया उन लोगों ने, और एक इकोनॉमिक्स फॉर फाइनेंस करके है टॉपिक, वो हटा दिया। तो इसलिए उनके लिए वो फायदा हो गया। और अकाउंट, एडवांस अकाउंट 2 टॉपिक थे, उसको मर्ज करके सिंगल कर दिया। तो लोड स्टूडेंट का काफी कम हो गया, 800 की जगह 600 मार्क हो गए। और ऐसे सब्जेक्ट हटा दिए जिसके अंदर थोड़ा सा तकलीफ ज्यादा होता है, तो उनके लिए विन विन सिचुएशन हो गया। तो लेट्स सी कि कोई बच्चा इसका विरोध करता है कि कोर्ट में जाता है, मारे तो चूल्हा सिलेबस में रहे, करेक्ट।
तो फिर देखते हैं। एनीवेज लेट अस बिगिन विद योर ग्रुप 2 सिलेबस। बच्चों आज बेसिकली हम लोग शुरू करने वाले हैं आपका शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन। तो शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन इसलिए बिकॉज ये एक ऐसा टॉपिक है, तुम लोग मीटिंग में जितने भी लोग हैं उनको आवाज सुनाई दे रही होगी, ठीक है? और इफ यू आर एबल टू लिसन द वॉइस, थैंक यू फॉर द कंफर्मेशन। डन। सो बेसिकली आज का डिस्कशन जो है अपना वो शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन पर है। तो पहले तो आप लोगों ने शेयर कैपिटल सबसे पहले तो पढ़ा था 12th में, ठीक है? उसको भी शायद काफी टाइम हो गया होगा ना, 2-3 साल तो सर हो गए। उस बीच में कभी शेयर से कोई पाला पड़ा? बीकॉम में, ओके। ग्रेजुएशन में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा। तो ग्रेजुएशन में भी कौन से ईयर में आता है? फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर के अंदर आके सर वो चला गया। तो पहले तो उसकी पुरानी यादें थोड़ी ताजा कर ले और उसके बाद एग्जाम्पल्स वगैरह की शुरुआत करेंगे अपने। तो क्या क्या चीजें हम लोगों ने उस टाइम पे पढ़ी थी, पहले तो वो एक बार क्विक रिकैप कर देते हैं हम लोग। बताइए, एक तो सबसे पहले कोई भी कंपनी है तो उसका क्रिएशन करने के लिए पहले हम लोग क्या फाइल करते हैं? मेमोरेंडम और आर्टिकल्स, ठीक है? अच्छा, ये दो चीजें आप फाइल करते हो और ये दोनों चीजें हम लोग देते हैं आरओसी को, दैट इज कॉल्ड रजिस्टर ऑफ कंपनीज को। और उसके बाद हमें मिलता है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ठीक है? गुजराती में कितने लोग पढ़े हुए 12th तक? ओके, तो आपको इसका गुजराती वाला मतलब याद है? नोंदनी नु प्रमाण पत्र, ऐसा कुछ पढ़ते थे। तो आपको गुजराती वर्ड्स बोलूं या इंग्लिश चलेंगे? मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है कि मैंने आप लोगों को एक बार डांटा था। आप लोगों को बोला, आपने पर्सनली क्यों लिया पता नहीं। उसके बाद से क्लास में थोड़ी शांति थी और पढ़ाने का भी मजा आ रहा था। नहीं नहीं सर, वो बहुत पुरानी बात होगी, जाने दो आप उसको। जो हो गया सो हो गया सर, भूल जाओ उसको। तो इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिल जाता है। उसके बाद आपको शायद याद हो तो एक प्राइवेट कंपनी जो है वो अपना बिजनेस कमेंस कर सकता है, पर पब्लिक कंपनी को इसके बाद प्रोस्पेक्टस इश्यू करना रहता है, ठीक है? प्रोस्पेक्टस इश्यू करते हैं और वो पब्लिक को इनवाइट करते हैं कि आप आइए और हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करिए। शायद आप लोगों को थोड़ा बहुत स्टॉक मार्केट का नॉलेज हो तो आप लोगों को पता होगा आपने कई सारे आईपीओस वगैरह आते रहते हैं। और रिसेंटली अभी अदानी एंटरप्राइज का एफपीओ आ रहा है। एफपीओ का मतलब होता है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, यानी दोबारा से वो लोग पब्लिक में शेयर इश्यू कर रहे हैं फॉर गेटिंग द फंड्स, ठीक है? तो बार बार इसका मैसेज पॉपअप होता है या क्या होता है? डन। तो एफपीओ के अंदर वो लोग दोबारा से पब्लिक में शेयर इश्यू करके फंड्स को कलेक्ट कर रहे हो और शायद आपको पता हो कि 20,000 करोड़ रुपए वो लोग अभी कलेक्ट करने वाले हैं, ठीक है? तो काफी सारे उनके फाइनेंशियल प्लान्स होते हैं। तो एक प्रोस्पेक्टस इश्यू करके आप पब्लिक को इनवाइट कर लीजिए। और उस टाइम में हमने पढ़ा था कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए पब्लिक इश्यू का। तो जितना भी आप इश्यू ला रहे हो उसका एटलीस्ट 90% अमाउंट कौन कलेक्ट करेगा? कंपनी कलेक्ट कर लेगा। तो फिर उसको एक सर्टिफिकेट और मिलता है कॉल्ड सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। और इसके बाद एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी अपना बिजनेस शुरू कर सकती है। तो ऐसा थोड़ा बहुत स्कूल में कभी थियरी में भी पढ़ा होगा और थोड़ा बहुत शायद जनरल डिस्कशन में भी आता होगा। कुछ पूछना था बेटा आपको? 90 मिनट, 90। बट बेसिकली ये सब चीजें ऑन पेपर है। काफी सारी चीजें हम लोग जो पढ़ते हैं वो सिर्फ पेपर पे होती है। प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़े रूल्स अलग चलते हैं। अब जैसे आपको अभी अभी डिस्कस किया हमने कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% चाहिए। अब आप 20,000 करोड़ का प्लानिंग करके बैठे, ठीक है? अडानी एंटरप्राइज पे 1 लाख करोड़ का लोन है, तो उसका ऐसा प्लान होता है कि भाई मैंने इतना सारा लोन लिया है तो उसका कुछ तो बिजनेस प्लान होगा और उसी के लिए उसने लोन लिया है और वो चाहता है कि भाई वो बिजनेस से
जो प्रॉफिट जनरेट करेगा उससे वो रिकवर करके धीरे धीरे अपने डेट्स को पे कर देगा। करेक्ट है। तो अब 20,000 करोड़ में से आपको 18,000 करोड़ रुपए भी न मिले तो आपका तो पूरा प्लान फेल हो जाएगा। और स्टॉक मार्केट तो बहुत सेंसिटिव होता है, इसीलिए उसका नाम है सेंसिटिव एक्सचेंज, जिसका शॉर्ट फॉर्म है सेंसेक्स। सेंसेक्स वर्ड का फुल फॉर्म क्या है? सेंसिटिव एक्सचेंज। तो आज हम सब जानते हैं कि बहुत सेंसिटिव मैटर है ये, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, अंडर राइटर्स का हेल्प लेते हैं। अंडर राइटर्स वर्ड आपने सुना है बच्चों? ठीक है, ये होते हैं गारंटर्स, जो आपको आपकी कंपनी को गारंटी देते हैं कि अगर पब्लिक शेयर नहीं खरीदेगी तो आप चिंता मत करिए, हम खरीद लेंगे। तो दे आर अंडर राइटर्स एज वेल एज ये पूरा का पूरा आपकी कंपनी का जो आईपीओ लॉन्च कर रहा है उसका सारा काम, अलॉटमेंट का सारा काम यही देखते हैं, और उसके लिए हम उनको कमीशन ऑफर कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी आपका एक चैप्टर है सिलेबस में। तो बेसिकली आपको वो लोग क्या चाहते हैं कि भाई आगे जाके आप कॉस्ट अकाउंटेंट जब बन जाओगे तो आप कोई ना कोई कॉर्पोरेट में ही जॉब करोगे, किसी प्रोपराइटरशिप फॉर्म में या पार्टनरशिप फॉर्म में आपका काम नहीं है। यू आर मेड फॉर अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। तो आपको कॉर्पोरेट लेवल पे जाना है तो आप कॉर्पोरेट की जानकारी तो सारी होनी चाहिए। वहां जाके तो आप उनको बोलोगे नहीं भाई कंपनी क्या होती है हमको तो नहीं पता। ठीक है, वैसा तो चलेगा नहीं। इसीलिए आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट डेवलप करना पड़ेगा आपको, कि आपको कंपनी के बारे में जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि लॉन्ग टर्म टारगेट तो आपका कॉर्पोरेट ही है, वही आपको 18 लाख 20 लाख 15 लाख का पैकेज दे सकते हैं। एक प्रोपराइटरशिप फर्म आपको इतना बड़ा पैकेज नहीं ऑफर कर पाएगी। करेक्ट। सो आपका धीरे धीरे लाइकिंग टुवर्ड्स कंपनी मैटर्स अच्छा हो तो बेटर है। सो अंडरराइटर्स वाला चैप्टर भी आप लोग के सिलेबस का पार्ट है। प्लस हम लोग एक और चीज पढ़ते हैं सिलेबस में, वो है कि इनकॉर्पोरेशन के बाद बिजनेस शुरू होता है प्राइवेट कंपनी का, और पब्लिक कंपनी का कमेंसमेंट सर्टिफिकेट के बाद। बाकी प्रैक्टिकली लाइफ में ऐसा होता नहीं है, बिजनेस तो पहले से ही कर रहे होते हैं, आईपीओ बाद में लाते हैं वो लोग। ठीक है, नॉर्मली वो कंपनी पहले से बिजनेस कर रही है काफी सालों से, अनलिस्टेड थी, अब उन्होंने सोचा कि नाउ वी वांट टू लिस्ट। ठीक है, जैसे आप लोग शार्क टैंक आता है अभी, शायद आप लोग देखते हो तो, ठीक है, जस्ट वो मैं तो इसलिए देखता हूँ बिकॉज कमर्शियल आइडियाज वगैरह क्या क्या लोगों के दिमाग में चलते हैं एंड हाउ डू दे डील, वो देखने के लिए। और वो एक अच्छी चीज भी है, थोड़ा हमारा प्रोफेशन से भी वो कनेक्टेड है, तो वी शुड वॉच दैट। तो उसके अंदर आप लोग देखते होंगे कि अलग अलग वो लोग आइडियाज पिच करते हैं, और उनका ऐसा होता है कि भाई हम आपको हमारी कंपनी का 3% इक्विटी देंगे, 10% इक्विटी देंगे, उसके सामने इतना पैसा ले रहे, तो वो लिस्टेड नहीं है अभी, अनलिस्टेड कंपनी में वो उनको पार्टनर बना रहे हैं कि आप आ जाइए हमारे साथ, शेयर होल्डर हमारा बन जाइए, आप 10% इक्विटी शेयर हम आपको दे देते हैं। तो वो उनकी अनलिस्टेड कंपनीज है। और जब वो लोग लिस्ट करवाते हैं तब वो लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने शेयर्स हाई प्राइस पे वैल्यू करके क्या तो बेच देते हैं या हाई प्राइस पे रख के उसका ट्रेड कर लेते हैं। तो अभी अनलिस्टेड है, तो आपको देखता होगा आप लोग, शायद कभी आपने शार्क टैंक देखा हो तो, कि भाई 10% इक्विटी के सामने उसने 1 करोड़ रुपए दे दिए, तो 1 करोड़ में उसने 10% कंपनी का स्टेक ले लिया। अब भविष्य में क्या होता है, जब ये कंपनी लिस्ट होती है, जब ये कंपनी लिस्टिंग होगी, तब यही शेयर्स मार्केट वैल्यूएशन 100 करोड़ के हो, तो वो आज 1 करोड़ लगा रहे क्या सोच के कि भविष्य में अगर ये बिजनेस चल पड़ा, प्रॉफिट हुआ और लिस्टिंग करवाना पड़ा, तो बोले यही 1 करोड़ मुझे 100 करोड़ कमा के देगा। तो वो रिस्क लेते हैं वो लोग। तो ये सब चीजें हमें थोड़ा थोड़ा इंफॉर्मेटिव पता हो तो अच्छा है, और उसका अकाउंटिंग हमारे सिलेबस का पार्ट है। उसके बाद हम लोग ये पढ़ रहे थे कि जनरली इनकॉर्पोरेशन होता है फिर बिजनेस होता है, ऐसा बुक्स में होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा होता नहीं है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है सर, बिजनेस तो पहले से होता है, पहले छोटे लेवल से शुरू करते हैं, तो वो कौन सा बिजनेस होता है, क्या तो प्रोपराइटर बिजनेस होगा या पार्टनरशिप का फॉर्म बना के आप बिजनेस कर रहे हैं। अग्रीड। फिर थोड़ा अच्छा चलता है तो आप इसको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं, और फिर थोड़ा और अच्छा चलता है तो आपको ऐसा लगता है चलो अब इसको अलग लेवल पे लेके जाना है, तो नाउ वी हैव टू मेक इट पब्लिक। सो बिजनेस तो पहले से था, बिजनेस तो पहले से था, इसके करने के जो रूप है वो बदलते गए।
कभी आप सिंगल हैंडेडली मैनेज कर रहे थे, फिर कभी पार्टनरशिप किया, उसी को फिर कंपनी फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, उसी को आप पब्लिक लिमिटेड ले जा रहे हो। सो प्रॉफिट तो आपका काफी सालों से हो रहा होता है, बट स्ट्रक्चर जब चेंज होता है तो उस टाइम पर ऐसे इवेंट्स अराइज हो जाते हैं कि इनकॉर्पोरेशन हुआ उससे पहले से प्रॉफिट हो रहा है, जो नॉर्मली बिजनेस के अंदर पॉसिबल नहीं होता है। कंपनीज एक्ट बोलता है भाई पहले कंपनी बनती है, फिर पैसा आता है, फिर बिजनेस होता है। तो बोले आपने इनकॉर्पोरेशन से पहले से प्रॉफिट कर लिया यार, ये तो अनएक्सपेक्टेड नेचर का है। तो उसके लिए भी एक चैप्टर वो लोग आपको पढ़ाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, कि अकाउंटिंग बुक्स में आपको ऐसा प्रॉफिट अलग से शो करना रहता है जो आपका इनकॉर्पोरेशन से पहले हो गया। क्योंकि कोई भी कंपनीज एक्ट के अंदर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि आप बिजनेस पहले शुरू कर लो, चल जाए तो कंपनी बना लेना, ऐसा कहीं नहीं है। वो लोग ये बोलते हैं कि पहले आप कंपनी बना लीजिए, पैसा कलेक्ट कर लीजिए, उस पैसों से बिजनेस कर लीजिए और फिर प्रॉफिट कमा लीजिए। पर हम तो प्रॉफिट पहले से कमा रहे थे, तो बोले वो आपको अलग से सेग्रीगेट करके दिखाना पड़ेगा। तो उसका भी चैप्टर आपके सिलेबस पे रख दिया और उसका नाम रखा प्रॉफिट या लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ट्रांजेक्शन है छोटे छोटे, उसके ऊपर चैप्टर्स बना दिए इन लोगों ने। है तो पूरा कंपनी जो भी ट्रांजेक्शन्स करती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या किया, छोटे छोटे चैप्टर्स बना दिए। ठीक है, ये सारे ट्रांजेक्शन कंपनी करती है। डू यू ऑल अग्री? शेयर्स कौन इश्यू करेगा? कंपनी। बिजनेस करके ईयर एंडिंग आएगा तब क्या बना रहे हैं हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ P&L और बैलेंस शीट, कंपनी। करेक्ट। आप पूरे साल के एंड में प्रॉफिट कमा के शेयर होल्डर्स में डिविडेंड बांटते हो, तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो ट्रांजेक्शन है, कौन करेगा? कंपनी। अब शेयर होल्डर्स को पैसा वापस करना है आपको, दैट इज कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ शेयर्स या बायबैक ऑफ शेयर। सुना बायबैक के बारे में? पिछले साल जनवरी महीने में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस ने 18,000 करोड़ का बायबैक किया था पिछले साल। तो बायबैक मतलब शेयर होल्डर को पैसा वापस दे दो और उनसे शेयर्स वापस ले लो। ये सारे ट्रांजेक्शन्स हैं। उन ट्रांजेक्शन्स को समझने के लिए क्या है? चैप्टर्स। ठीक है, तो ये एक एक चैप्टर पढ़ते हैं ताकि हमको कंपनी की इंफॉर्मेशन धीरे धीरे सारी गैदर हो जाए। फिर जब आप कंपनी में काम करोगे तो ये आपका रूटीन हो जाएगा। क्या ये सब तो हमको सिलेबस में आता था, बट हाँ प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन्स अलग होंगे। ठीक है, उसके बाद ये सब खत्म हो जाता है, रेगुलर रूटीन बिजनेस कर रहे हो आप, तो ईयर एंडिंग आएगा तो आप क्या बनाओगे? CFS। सर CFS तो बहुत सारे मतलब होते हैं। तो CFS के 3 मीनिंग होते हैं। एक होता है कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एक होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट और एक होता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तीनों कौन बनाता है? कंपनी। करेक्ट। तो आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो आप बनाते हो साल में। फिर आप और क्या बनाते हो? कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये भी आपका सिलेबस का पार्ट है। और फिर आप और क्या बनाते हो? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो ये सब ट्रांजेक्शन्स चैप्टर है, ये भी एक चैप्टर अलग से है, ये चैप्टर अलग है, ये चैप्टर अलग है। तो सारे ट्रांजेक्शन्स है, चैप्टर वाइज पढ़ते जाएंगे, नॉलेज धीरे धीरे बढ़ता जाएगा आपका। अब कंपनी जब पब्लिक में शेयर इश्यू करती है, इनवाइट करती है, तो आपको पता है कि शेयर्स कैन बी इश्यूड एट पार और इट कैन बी इश्यूड एट प्रीमियम। अब आप लोगों से क्वेश्चन है, प्रीमियम कितना ले सकते हो आप मैक्सिमम? आपका शेयर्स है जिसका फेस वैल्यू सपोज करिए 10 रुपए है। आपको ये पता है अदानी एंटरप्राइज अब जो FPO ला रहा है 27 तारीख को, उसका फेस वैल्यू शेयर का 1 रुपये है। 1 रुपए का शेयर वो लोग 3,264 रुपए में या 74 रुपए में दे रहे हैं। 3274 है या 3264 है, ऐसा कुछ अमाउंट है। 1 रुपए का शेयर 3274 ऐसा कुछ अमाउंट है रफली। उस अमाउंट में वो लोग शेयर इश्यू कर रहे हैं। यानी प्रीमियम की अमाउंट सोचिए, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मेनी परसेंटेज। तो प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। तो वन ऑफ द क्राइटेरिया जो अभी रिटेल इन्वेस्टर्स सेबी के साथ बात कर रहे हैं कि यार कुछ तो लिमिट रखो लूटने की। पेटीएम वाले ने इतना महंगा शेयर दिया और पब्लिक की वाट लगा दी। LIC के शेयर्स भी ऑलमोस्ट
40% डाउन आ गए थे, तो बोले आप कुछ तो प्राइसिंग के ऊपर लिमिट रखो कि आपने अपने शेयर का प्राइस, आपका नाम बेटा? हाँ, नितेश। तो नितेश करके कंपनी है, नितेश लिमिटेड करके, उसने बोल दिया भाई ठीक है यार, हम भी हमारे शेयर इश्यू कर देंगे, मेरा शेयर 3500 का। अरे कैसे 3500 भाई? बस अदानी का 3200 का हो सकता है, तो मेरा 3500 का नहीं हो सकता? तो बोले मैं उससे ज्यादा कैपेबल हूँ। ठीक है भाई, तो ऐसे थोड़ी कोई शेयर का प्राइस रखी होगा, बट अभी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन कायदे में है नहीं। आपको जितना प्रीमियम लेना हो आप ले सकते हो। ठीक है, अब प्रीमियम के ऊपर कोई लिमिट नहीं है, तो आप जो प्रीमियम कलेक्ट करना चाहो कर लो। और एट पार का मतलब क्या होता है कि जो आपके शेयर्स की फेस वैल्यू है, वही फेस वैल्यू पर आप शेयर इश्यू करते हो, न ज्यादा न कम। अब ये बताइए बच्चों, शेयर्स का फेस वैल्यू क्या हो सकता है? नहीं नहीं, फेस वैल्यू आप क्या रख सकते हो? 1, 2 रख सकते हैं, 3, 4, 5, कुछ भी रख सकते हैं। 1 या 10 होगा? 1, 5, 10, 20 रुपीज फेस वैल्यू, कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ चीजें आपको नहीं पता है, डिस्कस करेंगे तो पता चलेगी। तो शेयर का फेस वैल्यू आप जो रखना चाहो रख लो, प्रीमियम भी जो रखना चाहो रख लो। आपकी कंपनी शेयर बेचने को तैयार है और पब्लिक लेने को तैयार है, तो सरकार क्या बोलती है? हमारा उसमें कोई रोल नहीं है, नथिंग गोज ऑफ माय फादर। ठीक है, हमारा बापन करेक्ट, ये कि भाई जो आपको रखना है आप रख रहे हो, पब्लिक आपको पैसा देने को तैयार है, तो ठीक है लूट लो। ठीक है, अगर वो लुटवाने को तैयार है और तुम लूटने को तैयार हो, दोनों अपनी मर्जी से कर रहे हो, तो लूट लो भाई। ठीक है, हमको कोई लेना देना नहीं है। बट अभी ऐसा वो लोगों का थोड़ा प्लान है कि भाई पब्लिक का बहुत सारा पैसा इन सब चीजों में डूब जाता है, बिकॉज पब्लिक को अवेयरनेस नहीं है। किसी के भी कहने पे वो शेयर्स बाय कर लेते हैं और फिर वो लॉस में चले जाते हैं। सो दे से दैट कि भाई थोड़ा अवेयरनेस हो, पब्लिक सोच समझ के शेयर्स खरीदे तो बेटर है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक का डिस्कशन यही होगा कि शेयर्स कैन बी इशूड एट पार और एट प्रीमियम। आप लोग ये बताइए, क्या शेयर्स डिस्काउंट पे इशू किए जा सकते हैं? दो जवाब आए हैं, यस और नो। मतलब आप बोल रहे हो कि ऐसा पॉसिबल है? हाँ, वेरी गुड आंसर, कि ये आप ईसॉप्स के अंदर पॉसिबल है। ईसॉप्स क्या होते हैं? एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, स्वीट इक्विटी भी आप बोल सकते हो, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कि हमारी कंपनी के एम्प्लॉइज को शेयर्स बहुत कम प्राइस में या फ्री में दे देते। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस पे दे देते हैं या फ्री में, यानी फेस वैल्यू से कम पैसे लेते हैं या लेते ही नहीं है शायद, ऐसे ही दे दिए कि जाओ। रीजन, रिटेंशन, एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा तो हमको लॉस होगा। अच्छे एम्प्लॉयज है वो हमारी कंपनी में टिके रहेंगे तो फायदा है, वरना नया एम्प्लॉय अच्छा ढूंढना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक, अब वो प्रॉब्लम अभी बहुत सारी कंपनी फेस कर रही है। ठीक, फिर आपको गर्मी लग रही है, ठंडी लग रही है? ठंडी लग रही है तो फैन बंद कर दो, उसका स्विच शायद वहां से है। ये बड़े अजीब बच्चे होते हैं जो फैन को और एसी को देखते हैं लेकिन खड़े होके बंद नहीं करें। ठीक है, एसी तो चाहिए बिकॉज सफोकेशन हो जाएगा, ये फैन भी आपको बंद करना है? नहीं सर। आपने उनके बिहाफ पे आंसर दिया है कि आपने अपना ओपिनियन दिया? अच्छा, तो मैंने आपसे पूछा ही नहीं था। पर ईसॉप्स के अंदर आप शेयर्स दे सकते हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज है कि ईसॉप्स के अंदर शेयर्स वगैरह इश्यू करते हैं। अब आपको प्रैक्टिकल रियलिटी बताया, तो आप जितनी भी कंपनी के बड़े बड़े डायरेक्टर्स वगैरह आप देखते हो, वो लोग सैलरी कैश में नहीं लेते, दे टेक ईसॉप्स, क्योंकि आप कैश में सैलरी पे करोगे तो उनको टैक्स आ जाएगा। आपकी कंपनी अगर मुकेश अंबानी को पूरे साल का 500 करोड़ का सैलरी देगा, तो 500 करोड़ के ऊपर 35% उसको टैक्स भरना पड़ेगा। मुकेश अंबानी भरे ऐसा है नहीं, गुजराती है वो। करेक्ट, तो बोले तुम सैलरी दोगे तो सैलरी पे सीधा सीधा टैक्स लग जाएगा मुझे, तो बोले मैं इससे अच्छा क्या ले लेता हूँ, ईसॉप्स। और उसका सारा खर्चा कौन उठा रहा है? कंपनी। ठीक है, उसका सारा खर्चा कौन उठा रहा है? कंपनी। तो वो लोग जो रिच बने हैं
वो सैलरी लेके या प्रॉफिट कमा के नहीं, शेयर्स लेके रिच बने। तो आप उनका डिटेल्स चेक करो, जो हमने लास्ट टाइम शायद डिस्कस भी किया था, कि आप कभी जाके देखो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में मुकेश अंबानी के नाम पर कितने शेयर है, तो 0.12% है। लास्ट टाइम आपको याद हो तो डिस्कस हुआ था, 0.12% है उसके नाम पे, उसकी कंपनी में शेयर। उसकी फैमिली में जितने भी उसके 5 लोग हैं, उसकी वाइफ और उसके बच्चे, सबके पास 0.12 है, और उनकी माता जी के पास 0.24% है। आपको ऐसा शौक लगता होगा, क्या बात कर रहे हो, हम तो उसको बहुत अमीर समझ रहे थे। हम तो समझ रहे थे कि रिलायंस के 60-70% शेयर उसके पास होंगे, पर उसके खुद के नाम पर 0.12% ही है। बाकी सब किसके नाम पर है, उसकी फर्म्स, ट्रस्ट, एओपीज वगैरह, जिसके अंदर वो कंट्रोल रखता है। तो डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली कंट्रोल उसी का है। डू यू गेट दैट? सो शेयर्स कैन बी इशूड एट पार, इट कैन बी इशूड एट प्रीमियम। अब कंपनी जनरली शेयर्स प्रीमियम पे ही इशू करती है, बिकॉज दे वांट टू कलेक्ट फंड फॉर डूइंग द बिजनेस। अब ये फंड कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, ये सब कौन नक्की करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करता है? शेयर होल्डर्स। तो जो भी हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, दीज आर अपॉइंटेड बाय शेयर होल्डर्स। करेक्ट है। अब जब आपकी कंपनी शेयर्स इश्यू करेगी बच्चों, एट पार या फिर एट प्रीमियम, तो नॉर्मली क्या होता है प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर, कि सारा का सारा पैसा हम एप्लीकेशन पे ही मंगवा लेते हैं। सो प्रैक्टिकल लाइफ में एक ही एंट्री बनता है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या बात कर रहे हो सर, हमको तो बहुत सारी एंट्री सिखाई थी इन लोगों ने। एप्लीकेशन ले, अलॉटमेंट ले, फर्स्ट कॉल ले, फाइनल कॉल ले, कॉल्स इन अरियर्स, कॉल्स इन एडवांस, इंटरेस्ट और कॉल्स इन इंटरेस्ट और कॉल्स इन एडवांस। जान खराब करके रख दी थी हमारी। आप बोल रहे हो प्रैक्टिकल लाइफ में एक ही एंट्री होती है? यस। इसीलिए कई बार क्या होता है कि बच्चों को गुस्सा आता है कि सालू जे प्रैक्टिकली थतू थी તમે એની કેમ બેથી मारो तो होता है क्या, अपने को ऐसा पढ़ाते हैं वो लोग सिलेबस के अंदर, कि बैंक अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। फिर हम लोग एंट्री पास करते हैं इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ऐसा होता ही नहीं। अब आप पढ़ोगे कुछ और प्रैक्टिकली होगा कुछ, पर यहाँ बताना मेरा फर्ज है। एग्जाम में देखो मार्कशीट आती है आपके घर पे, एग्जाम के बाद रिजल्ट में, और उसमें आते हैं मार्क्स और आपका नाम। पेरेंट्स उसी को देखते हैं। आपका नॉलेज गया साइड में, आपने अपने ज्ञान से पेपर लिखा था या बाजू वाले का ज्ञान कॉपी किया था, वो नहीं दिखता है। ऊपर नाम, मार्क्स और कॉन्ग्रेचुलेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मार्क्स आपकी मेहनत के हैं या किसी और की मेहनत के हैं, कुछ फर्क पड़ता नहीं है, कुछ फर्क पड़ता नहीं है। भाई सब ठीक ठाक? उत्तरायण पे टूट गया था कुछ कि जुड़ गया था कुछ? कुछ नहीं हुआ था उत्तरायण पे, तो ठीक है। आज आप थोड़े उदास उदास लग रहे हो, इसलिए अब जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ। अभी आ रहा है वैलेंटाइन डे, यू विल गेट समथिंग गुड। उसकी उदासी देख के मुझे ऐसा ही लगा कुछ ऐसा ही होना चाहिए। ओके, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। आप अच्छी पढ़ाई करोगे ना, आपको अच्छी वाली पढ़ाई मिलेगी। अब प्रैक्टिकली लाइफ में तो ऐसा होता ही नहीं है बच्चों। प्रैक्टिकल लाइफ में तो क्या करते हैं वो लोग का फंडा कुछ अलग है। अब होता है एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। आपके अकाउंट में पैसा ब्लॉक हो जाता है। सपोज पर आपकी कंपनी है, मुझे अप्लाई करना है, तो मैं आपको चेक नहीं देता हूँ, मैं सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन डालता हूँ, मेरे अकाउंट में एप्लीकेशन अमाउंट ब्लॉक हो जाएगा, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता है। फिर जब एप्लीकेशन को आप अप्रूव करोगे तो क्या होगा, ट्रांजैक्शन होगा, मेरे बैंक अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट होगा, आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा कंपनी के, और आपके अकाउंट से मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाए। तो ये जो ट्रांजैक्शन मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखा है, वो तो बहुत पुराना सिस्टम, कि जब फिजिकली लोग फॉर्म भरते थे, अभी भी पॉसिबल है फिजिकल फॉर्म भरना, पर कोई भरता नहीं है।
फॉर्म भरो, जमा कराने जाओ, आप मोबाइल से अप्लाई कर सकते हो। तो आप क्यों आपका टाइम वेस्ट करोगे इतना सारा कि वहां जाओगे, फॉर्म भर के चेक बना के देके आओगे और स्टैंपिंग करवाओगे, बहुत लंबा प्रोसेस। मोबाइल से 2 या 3 मिनट के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो, उससे ज्यादा टाइम लगता नहीं, और आपका पैसा भी नहीं जाता है। आपके अकाउंट में सिर्फ आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, और वो पैसा अकाउंट में ट्रांसफर कब होता है सामने वाले के, जब आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो। इसीलिए एंट्री सिर्फ यही बनती है, पैसा आया, शेयर्स दिए, हिसाब ओवर, बस। अब प्रैक्टिकल लाइफ में कोई भी इंस्टॉलमेंट भी नहीं होते, खाली ये अभी अदानी वाला कर रहा है कि आधा पैसा मुझे अभी दे दो, आधा पैसा मैं बाद में ले लूंगा, जब मुझे चाहिएगा तब मंगवा लूंगा। बाकी नॉर्मली आईपीओ के अंदर क्या होता है, एप्लीकेशन या एफपीओ के अंदर एप्लीकेशन पे ही वो लोग सारा पैसा मंगवा लेते। अब उस चक्कर में ये सारा का सारा एंट्री सिर्फ एक ही बार में खत्म हो जाता है। सर यानी कॉल्स इन अरियर्स प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होते? नहीं होते। कॉल्स इन एडवांस प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होते? नहीं होते। रीजन, एप्लीकेशन पे हिसाब ओवर। क्या तो आपका एप्लीकेशन, मेरा एप्लीकेशन, क्या तो आप एक्सेप्ट करोगे, क्या तो रिजेक्ट करोगे। अगर आपने रिजेक्ट किया तो एंट्री कुछ करा ही नहीं था आपने। रीजन, आपको पैसे मिले थे? नहीं। मेरे अकाउंट में मेरा पैसा सेफ था, ब्लॉक था, वो ब्लॉक की जगह अनब्लॉक हो जाएगा, दैट्स इट। वो ब्लॉक था, ब्लॉक की जगह अनब्लॉक हो जाएगा। तो मेरा फंड तो मेरे पास सेफ और सिक्योर्ड ही है, वो कहीं जाने वाला नहीं है। इसीलिए पढ़ते थियरी में हम लोग कुछ और है और प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ और चलता है। आपको दोनों चीज पता होनी चाहिए कि लिखने के लिए आपको ये लिखना पड़ेगा, पर कभी किसी ज्ञानी महात्मा के साथ बैठे हो और ज्ञान का आदान प्रदान कर रहे हो, तब ये वाला ज्ञान मत बांट देना कि इक्विटी शेयर कैपिटल से वो प्रीमियम और ये और वो, बोलेगा भाई तेरे को कुछ नॉलेज है नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज, तेरा कुछ नहीं हो सकता। उस टाइम पे तुमको ऐसा बोलना पड़ेगा, देख भाई बुक्स वाली एंट्री पूछ रही है तो बोल 12 याद है सारी की सारी, और प्रैक्टिकली पूछे तो एक ही एंट्री है, पैसा आया शेयर गया, बस पूर्व, बराबर। इतना ही ट्रांजेक्शन होते हैं और कुछ होता नहीं। डू यू एग्री? तो हम लोगों ने जो पढ़ा था वो ये एंट्री सबसे पहले पढ़ा था। फिर कई बार हमने देखा है कि शेयर्स का एप्लीकेशन ज्यादा आ जाता है, याद आ रहा है आपको? ज्यादा एप्लीकेशन आ जाती है तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप क्या तो रिजेक्ट कर दो, पैसे वापस दे दो, या फिर प्रो रेटा करके एक वर्ड आपने पढ़ा होगा शायद, पढ़ा है ये वर्ड प्रो रेटा? ये क्या होता था प्रो रेटा? एग्जैक्टली, कि एक जन को एप्लीकेशन में शेयर्स पे दो और इसको रिजेक्ट करो तो इसको कैसा बुरा लगेगा? नहीं, इसको पकड़ते नाम बोल बेटा। ध्रुव, ओके। ध्रुव, आप कुछ च्युइंगम, चॉकलेट, पान मसाला या मावा क्या खा रहे हो? च्युइंगम खा रहे हो? आज खा लो, पर नेक्स्ट टाइम से ऐसा मत करो, ठीक है? तो ध्रुव आपके ये फ्रेंड होंगे, ऐसा मान लेते हैं, आपका नाम सुफियान। अब दोनों ने एप्लीकेशन किया हो आपकी कंपनी में, आपने सुफियान को शेयर दिए, ध्रुव को नहीं दिए, आपको क्या फर्क पड़ता है? व्हाट गोज ऑफ कंपनीज फादर, ठीक है? अब दोबारा इसने किसी और कंपनी में अप्लाई किया, वापिस से वही हुआ, ध्रुव को नहीं मिले, सुफियान को मिले। ऐसा 1 साल में 5-6 बार हुआ, तो क्या होगा? सर ध्रुव फिर दोबारा से अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि उसको ऐसा लगेगा कि यार अपनी तो किस्मत ही खराब है, आईपीओ लगते तो है नहीं, मुझे अप्लाई नहीं करना है, स्टॉक मार्केट से अपना कोई सेटिंग बैठता नहीं है, ग्रह नक्षत्र और वास्तुशास्त्र बराबर नहीं है, तो वो स्टॉक मार्केट से हट जाएगा। इसकी जगह कॉन्सेप्ट क्या डेवलप किया गया कि भाई आप एक जन को सारे शेयर हर बार दे देते हो। सुफियान क्या हो रहा है, आईपीओ लेता है, आईपीओ में अप्लाई करता है, उसको शेयर्स लगते हैं और लिस्टिंग के टाइम पे बेचता है, इसको प्रॉफिट 40%, 50%, और वेरी हैप्पी, अपने तो एकदम किस्मत लेके जन्मे, करेक्ट। और वो ध्रुव को हर बार बोलता है तू तो गांडू छे, तो कहीं खबर है नहीं पड़ती है, तो किस्मत आज खराब छे। एक तो उसको खुद को लग रहा था, ऊपर से ये बोल बोल कर, तो उसको तो सही में विश्वास ही हो जाएगा कि सही अपनी तो किस्मत गांडू ही जाए भाई। एक तो उसको लग रहा था, ऊपर से वही रिपीट करो सब लोग, तो उसको लगेगा कि हाँ भाई सही में ऐसा ही है। तो उसकी जगह कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया कि भाई आप एक जन को शेयर्स दो, उसकी जगह आप थोड़े थोड़े शेयर
सबको दो, सो दैट एवरीवन वुड बी हैप्पी। ठीक है, 100 शेयर देने थे तो 100 में से 50 आपको दे दी, 50 आपको दे दी, तो दोनों का अच्छा रहेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया। अब एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है, आपने अप्लाई किया था 100 शेयर के लिए बट आपको 50 दे दिए, तो बाकी 50 शेयर का पैसा आप क्या कर सकते हैं, रिफंड करेंगे कि नहीं। शॉप पे जाते हैं अपने और सामने वाले को अपने 2000 की नोट दी और 1000 रुपए का सामान लिया, तो 1000 रुपए वापस दो भाई, है ना। क्या आप ऐसा बोलते हो, कीप द चेंज, नहीं ना। बराबर है। क्या नाम है आपका, शशांक, ओके, सब ठीक। ओके, ये आपके भी कोई रिएक्शन नहीं आ रहे थे तो ऐसा लगा कि हाँ हाँ, अच्छा, आप ऐसे कॉमर्स, कोई साइंस वाला नहीं है ना, बैकग्राउंड साइंस, 12th तक साइंस किया हो। नहीं नहीं, लेने का सोचा हो वैसा नहीं, सोचने से आप साइंस के स्टूडेंट नहीं बन जाते, वैसे तो आप एस्ट्रोनॉट बन चुके होते हैं अभी तक। ठीक है, तो सोचने वाला नहीं, ठीक है, तो ठीक है। आते हैं बच्चे जो 12th तक साइंस पढ़ा होता है, फिर उनको ज्ञान आ जाता है कि नहीं, बहुत पैसा उड़ा दिया माँ बाप का, कॉमर्स ही सही है। ठीक है, क्योंकि साइंस के जो ट्यूशन होते हैं आप लोग को पता ही होगा, 11th में 1.5-2 लाख, 12th में 1.5-2 लाख, उसके अंदर तो अपना कॉस्ट अकाउंटेंसी पूरा खत्म हो जाता है और पैसे बच जाते हैं अलग से। तो वो लोग बहुत टाइम तक पढ़ते हैं, बहुत महंगा पढ़ाई करते हैं। इसलिए मुझे साइंटिफिक बच्चों से थोड़ी सी वो रहती है, सांत्वना देने का मन करता है, ना उठना ना, घबरा मत, तेरे साथ भी लाइफ में कुछ अच्छा होगा। तो बच्चों, प्रो रेटा के अंदर वो कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया कि भाई कोई अगर 4 शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको 1 शेयर दे दो, ताकि आप मैक्सिमम लोगों को शेयर्स दे सके और उसका एक्स्ट्रा पैसा जो आया है वो उसको वापस दे दीजिए। अच्छा, वापस नहीं देना है तो भी आप उसको बोल सकते हो कि आपका सेकेंड इंस्टॉलमेंट आएगा, थर्ड इंस्टॉलमेंट आएगा, उसमें एडजस्ट कर देंगे, वो भी वैलिड है। पर आपको जान के वापिस से दुख होगा कि प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा नहीं करते ये लोग। तो सब प्रैक्टिकल लाइफ में वो लोग क्या करते हो कि बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं। अभी आप देखना, अपने तो पढ़ ही रहे हैं तो अपने डिस्कस करेंगे ही कि 20,000 करोड़ का जो आईपीओ आ रहा है, सॉरी एफपीओ आ रहा है, उसके सामने पब्लिक है ना, अदानी का नाम है ना, और अदानी के लिए लोगों के माइंड में क्या है कि अदानी यानी मोदी जी का राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जो भी बोलो, वन ऑफ द हैंड। ठीक है, क्योंकि अदानी, अंबानी और टाटा, ये तीन को अपने ऐसा देखते हैं कि जब तक मोदी जी का राज चल रहा है, दाढ़ी वाले बाबा, ठीक है, तब तक ये तीनों कंपनीज को फुल सपोर्ट मिल रहा है। और आप इनकी कोई भी कंपनी अच्छी वाली उठा के इन्वेस्ट कर दो, आपका पैसा 5 साल में तो मिनिमम डबल से ज्यादा ही हो जाएगा, कम नहीं होगा। तो सबको ऐसा विश्वास है कि टाटा ग्रुप, अंबानी ग्रुप और अदानी ग्रुप, ये तीन को तो फुल सपोर्ट है। डू यू ऑल एग्री? ठीक है, तो अब बोले 20,000 करोड़ का एप्लीकेशन के सामने आप देख लेना, एटलीस्ट पब्लिक 1 लाख करोड़ का अप्लाई कर देगी, एटलीस्ट, उससे ज्यादा का ही करेगी। ठीक है, ये तो मैं एटलीस्ट एकदम बॉटम लाइन बोल रहा हूँ कि भाई, क्योंकि इससे क्या डेट बहुत डेंजरस रखी है, 27 जनवरी को ओपन होगा और 30 या 31 तारीख का लास्ट डेट है ना, 30 या 31 तारीख को लास्ट डेट है, और 1 फरवरी को बजट आने वाला है। तो कई लोग क्या सोच रहे हैं, सालू बजट में कहीं रोधा ही ना पिला मैडम है, इलेपो, इलेपो, यू अंडरस्टैंड? हाँ, निर्मला सीतारमण, वो साउथ इंडियन है ना, तो बोले उसको कुछ इंग्लिश में जोड़ना बापा ना, तो अपने गुजरात के तो धंधे लग जाएंगे। तो लोग काफी सारे अभी सोच में है कि इस एफपीओ में अप्लाई करे या ना करे, या 1 तारीख का वेट करे कि 1 तारीख को उसको जो बोलना है पहले वो सुन लेते हैं, फिर मार्केट में क्या रिएक्शन आता है उसके हिसाब से देखेंगे। अब अदानी है, अदानी ने भी सोच समझ के क्या डेट रखी बजट से पहले कि रिस्क लो, बड़ा तो डबल, नहीं तो हाँ, नहीं तो तुम्हारा डोनेशन समझ के हम रख लेंगे। डू यू एग्री? तो उसकी डेट्स भी बहुत खतरनाक रखी है उसने, वो बजट के बाद रखता तो शायद एक अलग रिस्पॉन्स आता, पर उसको भी नहीं पता है कि बजट में क्या होने वाला है, तो उसने बोला कि बजट में कुछ रौंदावे, उससे पहले अपने नोंद लेते। ठीक है, अपने पास अपना पैसा
ले लेते हैं कि पब्लिक उसके बाद किसी और को देवे, इससे अच्छा अपने पहले समेट लो। तो यहाँ पर ये इतना सारा एप्लीकेशन आ जाएगा तो वो क्या करेगा अदानी ग्रुप? सबको थोड़े थोड़े शेयर बांटेगा? नहीं, वो लोग सिलेक्ट करते हैं लॉटरी सिस्टम से। ठीक है, और लॉटरी सिस्टम में जिसका भी नाम आया, ध्रुव का आया तो ध्रुव को दे दो, सुफियान का आया सुफियान को दे दो, नितेश का नाम आया नितेश को दे दो, इसका नाम नदीम रिजेक्ट रिजेक्ट रिजेक्ट। तो इन तीनों को कैसा फील होगा? सर आपने इन तीनों को शेयर दे दिए, मुझे नहीं दिए। भाई लॉटरी सिस्टम से जिसका नाम निकला उसको दे दिए, तुम्हारा नाम नहीं आया तो नहीं दिए, करेक्ट? तो इन तीनों को खुश हो जाने दो, तुम तीनों दुखी। अब दुखी भी कैसे होते हैं कि कई लोग को बाद में पता चलता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। एग्जैक्टली आपको पता है अश्लील ग्रोवर शार्क टैंक सीजन 1, शार्क टैंक सीजन 1 में देखो, भारत पे वाला वो तो कुछ भी बकवास करता था कि भाई क्या कर रहा है तू, वो वाला। हाँ हाँ, वो एकदम मस्त बोलता था। वो बात आपकी सही है, उसका स्पीच वगैरह सब जोरदार होता था, उसका एनालिसिस भी जोरदार होता था। और वो भाई साहब ने अप्लाई किया था नायका के शेयर्स में, और कुछ कोटक बैंक के कुछ प्रॉब्लम्स के कारण वो शेयर्स के अंदर उसको अलॉटमेंट नहीं मिला। तो भाई ने कोटक बैंक पे केस कर दिया कि तुम्हारी वजह से शेयर अलॉट नहीं हुए और शेयर के प्राइसेस बढ़ गए, मुझे लॉस हो गया, नाउ यू पे मी द मनी। अभी जैसे नायका के शेयर्स बहुत गिर गए, भयंकर लॉस में। तो अभी उसके ऊपर एक मीम बना था कि अश्लील ग्रोवर को अब समझ में आया होगा कि ये कोटक वाले ने उसको बचाया, वरना आज वो कोटक वाले को कोस रहा होता, साले क्यों शेयर अलॉट किए मेरे को। बहुत ज्यादा प्राइसेस फॉल हो गए, और अगर उसको शेयर मिले होते तो ही वुड हैव बीन इनटू अ बिग बिग लॉस। तो आज वो कोटक वाले को थैंक यू बोल रहा है कि अच्छा हुआ कि तूने गलती की, तेरी गलती की वजह से मेरे करोड़ों रुपए बच गए। करेक्ट है। सो यहाँ पर अलॉटमेंट शायद आपको ना मिले तो आपको एक बार इनिशियली दुख होता है, अरे यार वी आर अनलकी यार, अपने को अलॉटमेंट नहीं मिला, ये तीनों हमेशा ले जाते हैं, अपने तीनों हमेशा रह जाते हैं। ठीक है, बट लेटर ऑन वो शेयर का प्राइस जब गिरता है तब आपको ऐसा होता है, हाश अपने बची गया, सेफ चाहिए। पर बढ़ता है तो अपने को बहुत दुख भी होता है। ठीक है कि यार ये लोग सब कमा गए, अपने रह गए। बट ऐसा नहीं होता है। यू कैन बाय फ्रॉम द सेकेंडरी मार्केट ऑल्सो। ठीक है, आईपीओ में नहीं लगा तो क्या हुआ, जब स्टॉक मार्केट पे लिस्ट हो जाता है शेयर तब आप खरीद लो, फिर उसके बाद प्राइस बढ़े तो बेच दो। ठीक है, सो इस तरह से प्रोरेटा के अंदर भी हम लोग जो पढ़ते हैं सिलेबस में, वो वाला प्रोरेटा अलग है और प्रैक्टिकल लाइफ का प्रोरेटा अलग है। ठीक है, बट एग्जाम में तो अपने को बुक्स वाला ही लिखना है। डू यू ऑल एग्री? करेक्ट है। सो एक ये कॉन्सेप्ट है अपना। उसके बाद हमने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है कॉल्ड कॉल्स इन एडवांस एंड कॉल्स इन एरियर्स। तो बच्चों एडवांस क्या होता है? सर जो पैसा फ्यूचर में हमको मंगवाना था शेयर होल्डर से, वो शेयर होल्डर हमको एडवांस में देंगे। तो क्या वो पैसा लेने से आप मना कर सकते हो कि हम एडवांस नहीं लेते? मना कर सकते हो? नहीं सर, पैसे के लिए थोड़ी कोई मना करते हैं। आप पर्सनली मत लो, कंपनी के एंगल से सोचो। नहीं, आर्टिकल्स में सब में सारी परमिशन है, बट फिर भी तेरा ऐसा बोल रहा ना ना नहीं जोता पैसा। आज शनिवार है, मावा से आज मैं पैसे नहीं लेता। डिनाई कर सकते हो? क्यों करोगे आप डिनाई? अरे पैसा एडवांस आया, आप यूज करो, वो शेयर होल्डर बोल रहा है वापरो बिजनेस में, बोले मुझे आपको देने तो है ही। अगले महीने की 2 तारीख को देने ही है, एडवांस ले लो ना आप मुझसे अभी, या हाँ ये सही है। ठीक है, अभी इसका एकदम परफेक्ट वर्ड है क्या? ब्याज देना पड़ेगा सर। इंटरेस्ट इज टू बी पेड कंपल्सरीली 12% पर एनम के हिसाब से आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सर इंटरेस्ट ना दे तो ना चले, कायदे में लिखा है कि एडवांस लेना है ले लो, पर ब्याज देना पड़ेगा।
और आपकी तैयारी नहीं है ब्याज देने की, तो बोले एडवांस मत लो, रिजेक्ट कर दो उसका। तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, अरियर्स क्या होता है? हम तो मांग रहे थे, वो दे ही नहीं रहा था। ठीक है, हमने तो पैसे मांगे थे, लाओ भाई दे जाओ, पर उसे दिया ही नहीं पैसे। फिर क्या होता है? आप इंटरेस्ट ले सकते हो उससे। मैसेज आया आज उनसे पहली मुलाकात? नहीं, कॉल आया था, मैसेज आया था, फोन आया था। हम लोग को ध्यान रख जो अनु। बराबर। हाँ बेटा, हाँ किसका था बेटा? दोस्त का? हाँ हाँ बोलो बोलो, दोस्त का? कोई बात नहीं। तो कॉल से की बात कर। अब इसको गुस्सा आ रहा है, मैं या तुम लोग मेरे पीछे ही पड़ गए हो। रिलैक्स, हर लेक्चर में किसी ना किसी का नंबर आएगा। आज तुम टीम का आया है। इसको भी बुरा लगा था जब मैं बोला देखो शेयर नहीं मिले, रिजेक्ट। उसका फेस का एक्सप्रेशन देखने जैसा था। सीसीटीवी यहाँ पे लगा हुआ है पीछे की तरफ है, इधर लगा होता तो आपको मजा आता है। उसका रिजेक्ट, मैं रिजेक्ट हो गया। तो अरियस मतलब आपने पैसा मांगा लेकिन सामने वाला आपको नहीं दे रहा है, करेक्ट है। अच्छा, आप नहीं दे रहा है पैसा तो आप क्या करोगे? नोटिस, एग्जैक्टली, फोर फीचर कौन बोला? पता नहीं तो तू नहीं बोला, तो फोर फीचर भी तू नहीं बोला। ये तो सीधा ऐसा ही है, हाँ बोल नहीं तो मारूंगा। भाई तेरा स्वभाव कंट्रोल कर, ठीक है? सीधा फोर फीचर, ऐसा तेरे शादी के बाद में सीधा वही होगा, तू हाँ बोल नहीं तो तलाक। ऐसा कैसा? पहले नोटिस तो दो। तो पहले आपको सामने वाले को रिमाइंडर्स देने होते हैं। जैसे आपने बिजली का बिल ना भरा हो तो सीधा वो लोग आके बिजली काट नहीं देते, रिमाइंडर देते हैं, कॉल आते हैं, आपको एक मौका दिया जाता है पेमेंट करने का, लास्ट डेट बोलते हैं, ब्याज के साथ बोलते हैं पैसा भर दो। फिर भी आप अपने वाले पे आ जाते हो कि नहीं अपने तो नहीं भरेंगे, तो फिर वो काट देते हैं। ठीक है, कंट्रोल कर बेटा। तो पहले आपको शेयर होल्डर को बोलना पड़ेगा कि भाई आपका ये पैसा बाकी है, दिस इज द लास्ट डेट टू पे। वो लास्ट डेट तक पैसा दे देता है तो ठीक है, नहीं देता है तो आप उसको रिमाइंडर मैसेजेस देते हो और इंटरेस्ट के साथ आप उसका पैसा रिकवर कर सकते हो। पर अल्टीमेटली जब आपको ऐसा लगता है कि रिमाइंडर्स भी दे दिए, वो भी कोई रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो आप उसको नोटिस भेज देते हो कि आपने ये डेट तक पेमेंट नहीं किया तो आपके शेयर्स को फोरफिट कर दिया जाएगा। तो आपको उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, अब फोरफीचर से पहले वो आ गया आपके पास, आपने उसको जब फाइनल नोटिस भेज दिया था ना, भाई ये तारीख तक आ जाना वरना आपके शेयर फोरफिट हो जाएंगे। फोरफीचर पढ़ते ही उसको ऐसा होना ही नहीं जाएगा तो शेयर आपसे चले जाएंगे। तो उसने आपको अप्रोच करके बोला आप कॉल का जो पैसा है इंस्टॉलमेंट का वो ले लो, इंटरेस्ट छोड़ दो। इंटरेस्ट की रेट आपकी अलाउड है 10%। आप उससे ज्यादा भी ले सकते हो सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स के अंदर परमिशन हो तो, बट टेबल एफ बोलता है 10% आप ब्याज ले सकते हो। अब वो आपको ऐसा बोल रहा है कि सर ब्याज छोड़ो ना अभी, प्लीज समझो, क्या करोगे? फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग, चल तेरा भी नहीं मेरा भी आधा आधा कर लेते, ऐसा? ऐसा नहीं, आपके पास पावर है डायरेक्टर्स के पास कि आप चाहो तो ये ब्याज माफ कर सकते हो, बट इंडिविजुअल केसेस में। इंडिविजुअल केस का मतलब है कि आपको उससे रीजन पूछना पड़ेगा कि क्यों लेट हुआ, क्यों आप पैसे टाइम से नहीं दिए। उसने एक्सप्लेन किया कोरोना हो गया था, फिर ऐसा हो गया, फिर वैसा हो गया, फिर ये प्रॉब्लम था, उस वजह से आई वॉज अनेबल टू पे। आपको लगता है केस जेन्यून है तो आप इंटरेस्ट उसका राइट ऑफ कर दो, इंस्टॉलमेंट ले लो और मैटर खत्म करो। अब वो सुन के नदीम भी आ गया
नदीम ना, ठीक है। नदीम बोले मेरा भी बाप। बोले तुझे क्या होता है? सेम टू सेम, जो इसका था वही मेरा कारण है, सेम टू सेम। बोले क्या सेम टू सेम, ऐसा थोड़ी होता है। जेन्युइननेस आपके रिपोर्ट्स बोले सेम टू सेम, बस नाम चेंज कर रहा है, बोलो तो एडिट करके कल ले आओ। बोले तुम तो गजब कलाकार हो। बोले नहीं, तुम्हारा नहीं माफ होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि भाई एक जन को, अब इसको अच्छा लग रहा है, हाँ मेरा माफ हो गया, मेरा माफ हो गया ना, चलेगा। नदीम नदीम अपना फोड़ लेगा, ठीक है। सैफ नाम ना आपका, हाँ, तो सैफ बोले मेरा हो गया ना, नदीम का देख लेगा नदीम। तो नदीम का आपने मना कर दिया कि नहीं नदीम तुम्हारा माफ नहीं होगा। तो वो इंडिविजुअल केसेस के अंदर आपके पास पावर्स है, ठीक है। इवन आप नदीम को ऐसा भी बोल सकते हैं, यार तुमने झूठ बोला, तुम्हारा 10 तो ये 12% लगेगा। दैट इज पॉसिबल, सब्जेक्ट टू आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में परमिशन होना चाहिए, जो आपने बताया एग्जैक्टली वैसा। अब एडवांस के अंदर आपको इंटरेस्ट देना तो पड़ेगा। एडवांस में आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैंने तेरा माफ किया था ना, तू भी मेरा माफ कर, वैसा नहीं होगा। एडवांस में तो इंटरेस्ट देना कंपलसरी है, उसके अंदर कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। अब बात आती है री इश्यू की, कि जब आप शेयर्स को फोरफिट कर लेते हो, तो हमने एक कंसेप्ट और पढ़ा था, दैट वाज री इश्यू ऑफ शेयर्स का। याद है आपको कि फोरफिट किए हुए शेयर्स को हम रखते नहीं है, उसको आगे किसी और को री इश्यू कर देते हैं, ठीक है। तो री इश्यू के टाइम पर आप कितना पैसा कलेक्ट करते हो? श्रद्धा है जिसकी, जो देना है दे दो। ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट तो होगा ना कि री इश्यू को क्या प्राइस पे करने का। इतनी अमाउंट, कॉन्सेप्ट शायद आपको पता है, पर वर्ड शायद गलत हो गए। लॉजिक नहीं, यस, जितना अमाउंट मिल चुका है उतना डिस्काउंट दे सकते हैं। आप वो जो बोलना चाह रहे थे शायद वो वर्ड्स, हाँ वो वर्ड याद नहीं आ रहा था आपको, बट आपने जो बोला एकदम सही है। कि सपोज करिए शेयर्स का फेस वैल्यू जो है वो 100 रुपए है, ठीक है, और उसका इश्यू प्राइस भी 100 रुपए था, यानी इसको बोलते हैं एट पार। अब 100 रुपए के शेयर पर आपको 80 रुपए मिल गए और 20 रुपए नहीं मिले, तो ये है आपका कॉल्स इन अरियर्स। अग्री। अब कोई आपको पूछे कि ये शेयर आपको फोरफिट तो कर दिया आपने, अब इसको री इश्यू करोगे तो क्या प्राइस रखोगे, तो आप क्या जवाब दोगे? 20 रुपए, क्योंकि 100 रुपए का शेयर है, 80 रुपए तो आ गए हैं, 20 रुपए नहीं आए हैं, तो बोले मिनिमम प्राइस 20 रुपए होगा। और इसका प्रैक्टिकली मतलब थियरी बुक्स में ऐसा लिखा है कि जब आप री इश्यू करोगे तो इसका ऑक्शन करना पड़ेगा। ऑक्शन मतलब क्या होता है? नीलामी, उसकी बोली लगेगी। अब जितने भी लोग बिड करेंगे, बिड का मतलब बोली लगाना, ठीक है, तो 20 रुपए से बोली शुरू होती है। आपने आईपीएल का ऑक्शन देखा है? बॉयज ने देखा होगा, गर्ल्स ने, तो आपने देखा है? पता है, ओके, ठीक। हाँ वो भी है, और आईपीएल में अपने प्लेयर्स का ऑप्शन होते हुए देखा होगा, ठीक है। अच्छा, सीएमए के भी ऑप्शन हुआ था। बच्चे भी बिक रहे ऐसा बेटा वहां पे इंस्टीट्यूट में जाके बस बोलना मारेंगे पकड़ के तुझे, ठीक है। तो वो ऑप्शन के अंदर 20 रुपए से बोली शुरू हुई। अब 20 रुपए से ज्यादा जो भी आपको मिलेगा वो आपके लिए क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रीमियम कब होता है? जब आपको शेयर्स की फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा मिले। यहाँ पे फंस जाते हैं आप लोग। वी आर डिस्कसिंग वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ द चैप्टर। 20 रुपए आपका मिनिमम प्राइस है, तो किसी ने आपको 21 रुपीज का ऑफर दिया था, आपको 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो ये प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है या अनएक्सपेक्टेड? अनएक्सपेक्टेड। आपने जब शेयर इश्यू किया था सैफ को, तब आपको पता नहीं था कि सैफ आपको ऐसे 20 रुपए नहीं देगा। आप तो शेयर इश्यू करते हो सोच के ही देते हो कि भाई शेयर होल्डर पूरे पैसे इंस्टॉलमेंट के टाइम से पे करे, बट समहाउ वो नहीं दे पाए।
तब उसके शेयर फोरफिट कर लीजिए, फिर री इश्यू कर दीजिए। तो री इश्यू में अगर किसी ने आपको 21 रुपीज दिए तो 1 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिल गया, वो आपका अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट है और उसे हम कहते हैं कैपिटल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। इसीलिए आपको शायद याद आ रहा होगा कि री इश्यू के टाइम पर लास्ट में आप एक एंट्री लिखा करते थे, याद है, शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। गुजराती में था शेयर जप्ती खाते उधार ते मूडी अनामत खाते जमा। नो रिएक्शंस? यस। जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो तो बोलो यस। उनको तो याद होगा शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, ठीक है। तो वो कैपिटल प्रॉफिट होता है आपका। अच्छा, ये समझ में आ गया बेसिक। अब सपोज करो आपको 22 रुपए मिले तो व्हाट इज योर प्रॉफिट? 2 रुपए। आपको 70 रुपीज मिले तो क्या प्रॉफिट होगा? 50। 90 मिले तो, 95 मिले तो, 96 मिला तो, 97 मिला तो प्रॉफिट कितना होगा? 77। ये ऑनलाइन वाले बच्चों को बोलते हैं क्या? शांत, अच्छा है। वैसे मैंने इनकी आवाज बंद करी हुई है, इनको अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं है। बेटा चैट बॉक्स में आप लोग भी लिख सकते हो, आपको अच्छा लगेगा। आपको बोलना है? चलो एक बार ट्राई करते हैं। तो आप बोल के बताओ तो आप लोग को आवाज सुनाई देता है यहाँ पे? यस सर। बिग बॉस ऐसा चाहते हैं? जोरदार। आप लोग चुप ही अच्छे हो बेटा। चलिए, यहाँ पे क्लास में आया था कितना मजा आता। तुम लोग को घर पे अकेले अकेले हंस रहे होगे, लोग पागल सब देखेंगे। इसमें भी ऐसे दिन गुजारे। सही है सैफ भाई, शर्मा ही है ये तो। चलो बढ़िया है, तुम लोग सब मतलब मल्टी टैलेंटेड लोग हो ना, पढ़ाई पढ़ाई सब बैलेंस हो जाते हैं। गजब। हाँ जी। 97 मिला तो कितना प्रॉफिट होगा? 98 मिला तो, 99 मिला तो, 100 मिला तो, 101 मिला तो, 101 रुपए दे रहा है कोई आपको शगुन के। आपको तो 20 ही रुपए चाहिए थे, आपको 101 रुपए मिल रहे हैं। आप मना करोगे ना? 101 तो नहीं, हम नहीं ले सकते। बोलो। अब इसके दो पार्ट्स हो जाएंगे। 80 रुपए का आपका प्रॉफिट है ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व, 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम मिल जाएगा। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला फेस वैल्यू से ज्यादा मिला तो वो प्रीमियम है। अच्छा 102 मिला तो 80 रुपए का प्रॉफिट और 2 रुपए का सिक्योरिटी नहीं मिला। 110 मिला तो 80 रुपए का प्रॉफिट और 10 रुपए का प्रीमियम। देखो आपको 20 रुपए तो चाहिए ही थे, तो 20 रुपए तक तो सवाल ही नहीं उठता कुछ भी। 20 रुपए से लेके 100 रुपए तक फेस वैल्यू तक जो भी आया वो आपका प्रॉफिट, और 100 से ऊपर गया तो प्रीमियम। मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है कि सर कैपिटल कब रिजर्व आता है, प्रीमियम कब आता है, हमको पता नहीं चलता। अच्छा ऐसा हो सकता है किसी ने 20 रुपए की जगह आपको 19 रुपए का ऑफर दिया, बोली शुरुआत ही 20 रुपए से होगी, तो मिनिमम बिडिंग प्राइस ही 20 रुपए होता है। 20 रुपए या उससे ज्यादा बोल सकते हो, उससे कम नहीं पॉसिबल है। तो ये पॉसिबल ही नहीं, करेक्ट है। और जो भी आप शेयर्स को री इशू करते हो, क्या वहां पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% का रूल अप्लाई होता है? री इश्यू में 90% का रूल अप्लाई होता है कि नहीं?
वहां पे अप्लाई नहीं होता। अच्छा, इज इट कंपल्सरी टू री इश्यू? नहीं, चलेगा। आपको री इश्यू नहीं करना है तो इट्स ओके, फाइन, ठीक है। ऐसा कोई रूल प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं है कि री इश्यू करना ही पड़ेगा आपको, करेक्ट है। नाउ अलॉन्ग विद दैट, हमने ये सब जो डिस्कशंस किए वो सब हमारा पूरा एंगल था इक्विटी शेयर्स को लेके। बट वी नो दैट एक और तरह के शेयर्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। तो इन दोनों के बेसिक डिफरेंसेस क्या है? एक तो वोटिंग पावर का डिफरेंस होता है, करेक्ट है। इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग पावर्स होते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास वोटिंग पावर्स नहीं होते। और क्या पढ़ा हुआ है? डिविडेंड, वेरी गुड। इनका डिविडेंड जो होता है वो परसेंटेज में फिक्स होता है, ठीक है। और इक्विटी शेयर्स का फिक्स होता है, वो तो बेचारे प्रॉफिट हुआ, कुछ बचा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को इच्छा हुई तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, करेक्ट है, करेक्ट। तो एक तो वोटिंग पावर हो गया, एक डिविडेंड हो गया। और इक्विटी वाले रियल शेयर होल्डर्स है, प्रेफरेंस वाले आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल नहीं है सर, बट उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है कंपनी के ऊपर, इनका कंट्रोल होता है, करेक्ट। और वेरी गुड, लिक्विडेशन पे सबसे पहले आपको प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसा देना है, फिर बचा तो इक्विटी वालों को मिलेगा, गुड। और प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो सकते हैं, इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में कन्वर्ट नहीं हो सकते, गुड। और प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट नहीं होते, हाँ, वो हमने डिस्कस किया पहले कि उनके पास वोटिंग राइट नहीं होते, इक्विटी वालों के पास होते हैं, ठीक है। इक्विटी वालों में भी आपको मैं बता देता हूँ, अभी डिस्कशन हो रहा है तो इसमें भी दो वैरायटी होती है। वो तो हमने बात कर लिया है, तो हमने डायरेक्टर को शेयर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड स्वीट इक्विटी या ईसॉप, वो अलग हो गया। शेयर्स के अंदर भी वैरायटी होती है, यस, डिफरेंशियल वोटिंग राइट। तो विथ वोटिंग राइट होते हैं और एक होते हैं डीवीआर। पढ़ा हुआ है आपने डीवीआर? कब पढ़ा था? लॉ में पढ़ा होगा डीवीआर के अंदर। तो डीवीआर क्या होते हैं? एग्जैक्टली, डीवीआर इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा अभी पॉपुलर हुए नहीं है, बट आपको टाटा मोटर करके एक कंपनी है, उसका डीवीआर स्टॉक मार्केट में रजिस्टर्ड है, लिस्टेड है। तो टाटा मोटर के शेयर्स आप देखोगे ना, तो वो आपको जो रेंज में शेयर्स है 450 या 425 के आसपास उसका शेयर का प्राइस होगा अभी शायद, और टाटा मोटर डीवीआर का प्राइस उससे 200 या 250 रुपए कम है। तो आप टाटा मोटर के शेयर होल्डर बनना चाहते हो, बन जाओ। एक आप टाटा मोटर का शेयर खरीद सकते हो या फिर टाटा मोटर डीवीआर। अब टाटा मोटर का शेयर खरीदोगे आप तो आपको एक शेयर पर एक वोट करने का अधिकार है, ठीक है। और जो भी वो डिविडेंड डिक्लेयर करेगी आपको मिलेगा। बट डीवीआर के अंदर क्या होता है, कंपनी की इच्छा होती है कि वो शेयर्स दे दे पर वोटिंग पावर रख ले, ठीक है। अब आपको कोई ऐसा हिस्ट्री याद होगी कि किसी को पीएम बनाया गया था लेकिन उसके पास पावर नहीं थी। कि सीट तुम्हारी पावर हमारा। गुजरात में भी ऐसा ही है, सीट किसकी पावर किसी का, है ना। डू यू ऑल एग्री? रातों रात यहाँ पे सीएम इतनी फटाफट चेंज होते हैं पता ही नहीं चलता है, और पुराने वाला कहाँ गायब हो गया वो तो किसी को पता नहीं है। एक ये फैक्ट है, ठीक है, कड़वा सच है, किसी को बुरा लगे तो सॉरी, बट कई लोग होते हैं सपोर्टर, तो सपोर्टर वाले थोड़ा सा बुरा मान जाते हैं, इसको लगा थोड़ा सा। तो पहले तो आपने शेयर फोरफिट करा दिए, एप्लीकेशन रिजेक्ट करा दी, ठीक है। और अब इसको बड़ी खुशी हो रही होगी, चलो अब डाइवर्ट हो गया, कोई और पकड़ में आ गया तो मैं तो बचा। सो डीवीएस के अंदर बच्चों बात करते हैं तो वहां पे वो लोग कंपनी वाले क्या करते हैं, सस्ते भाव में शेयर दे देते हैं आपको और डिविडेंड ज्यादा देते हैं। वो लोग आपको क्या बोलते हैं कि तुमने वोटिंग राइट सरेंडर कर दिया, लो डिविडेंड ज्यादा ले जाओ,
ऐसे भी गुजराती को तो डिविडेंड पे इंटरेस्ट होता है। बोले वोट तारे जे नाकू है नाकी दे, वोट में तेरे को जो डालना है डाल दे भाई, हमको उससे कोई लेना देना नहीं है, रोकना नहीं, बात करो। तो नॉर्मल शेयर होल्डर को वो लोग 10% दे रहे हैं, तो इनको वो लोग 15% या 18% दे देते हैं। ऊपर से शेयर सस्ता भी है, तो गुजराती का तो डबल बेनिफिट। लो अर्धा भावे शेयर बढ़े, डिविडेंड વધારે મળે, બીજું શું જોઈએ, ફાફડા જોડે ચટણી ફ્રી, इसको तो मजा पड़ जाती है। करेक्ट। तो डीवीआर इसलिए कई बार ज्यादा पॉपुलर हो जाता है, बट ज्यादातर कंपनीज इश्यू नहीं करती। अभी बहुत कम कंपनीज, शायद तक 3 या 4 कंपनीज ने ही डीवीआर इश्यू किए हुए हैं, ज्यादा कंपनीज में अभी तक मेरे ध्यान में नहीं है, शायद और हो तो पता नहीं। करेक्ट। तो इक्विटी शेयर्स के अंदर इस तरह से वोटिंग राइट्स का डिफरेंस आपको मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिडीमेबल। इंडिया में जितने भी प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए जाते हैं वो सबके सब कंपलसरी रिडीमेबल होते हैं। रिडीमेबल का मतलब है अगर आपकी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए हैं तो आपका मैक्सिमम लाइफ आप जो प्रेफरेंस शेयर का रख सकते हो वो 20 ईयर्स है। तो 20 साल या उससे पहले आपको उसका पैसा वापस देना ही पड़ेगा, और हर साल उसका डिविडेंड फिक्स रहेगा। ठीक है। तो ये कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है प्रेफरेंस शेयर्स के इंडिया के अंदर। जैसे आपने बताया कन्वर्टेबल है, ठीक है, तो कन्वर्जन का ऑप्शन दिया जाता है उनको। ठीक है। अगर हमने इश्यू किया नॉन कन्वर्टेबल तो ठीक है, फिर वो कन्वर्जन नहीं मांगेंगे। इंडिया में इस प्रेफरेंस शेयर का लाइफ 30 ईयर्स तक आप ले जा सकते हो अगर आपने प्रेफरेंस शेयर इश्यू किए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर पर्पस। अगर आप सोचो तो इंडिया का बजट अभी एक तो डिफेंस सेक्टर को ज्यादा जा रहा है और इंफ्रा पे ज्यादा जा रहा है। क्यों? यहाँ से जितने लोग विदेश घूमने जाते हैं सब क्या बोलते हैं, जोरदार बिल्डिंग बनाई है, जोरदार ब्रिज बनाई है, मेट्रो तो फर्स्ट क्लास चाले थे। तो वहां का इंफ्रा का हम लोगों को बहुत तारीफ होता है। और दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का। ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर अपने वहां पे जब तक नहीं सुधरेगा जब तक हम लोगों को एडजस्ट करो ना हम लोग ही उनको तोड़ने को बोलते हैं ना लॉ एंड ऑर्डर को। ठीक है, कोई आपको पकड़ लेता है विदाउट हेलमेट, आप क्या होता है, अंकल पीछे जवान होना है। हाँ करेक्ट। तो वो आप करना छोड़ दोगे तो लॉ एंड ऑर्डर अपने आप सुधर जाएगा। बट हाँ, इंफ्रा पे तो वो लोग काम कर रहे हैं। आपने देखा मेट्रो शुरू हो गया है अहमदाबाद में। ठीक है, तो आपने ट्रैवल किया हो, मेट्रो से किया ट्रैवल आप लोगों ने सबसे? ओके, तो आपने देखा होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो लोग उस तरह का बना रहे हैं कि भाई ट्रांसपोर्टेशन एक तो चीप भी हो जाएगा और बहुत फास्ट हो जाएगा। यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन जाना हो तो आपको ट्रैफिक टाइम में हाफ एन आवर 45 मिनट्स या 1 आवर कितना लगेगा पता नहीं है। आप मेट्रो में बैठ जाओ यहाँ से 15 मिनट में पहुंच जाओगे, उससे भी कम टाइम शायद लगे आपको। तो इतना वो अच्छा कर दिया है उन लोगों ने। अब वो बुलेट ट्रेन बना रहे हैं। वंदे भारत बनाई थी तो लोगों को आदत नहीं है वंदे भारत की, बोले जो ये कौन आ रहे थे पिछली बार में तो पहली अटकाई जती रहे। हुआ था ना कोई 2-4 एनिमल्स के साथ वो लोग का ट्रेन टकरा गया था, क्योंकि वो भैंस के साथ या गाय के साथ वो टकरा गई थी। तो उनको आदत ही नहीं है, उनको ये तो नॉर्मल ट्रेन होगा, अपने रूटीन में आते जाते हैं ना। बोले तू चल, हम आ रहे हैं तेरे पीछे पीछे। उसकी स्पीड ही ज्यादा थी, क्योंकि बचपन से उसने क्या देखा कि ये 70-80 की स्पीड से आते हैं। अब वो आ गई 120 की 160 की स्पीड वाली, तो उसका जजमेंट फेल हो गया। ठीक है, और फिर भिड़ गए दोनों। अभी वो लोग बुलेट ट्रेन के लिए और वंदे भारत के लिए क्या बोले कि साइड में भाई फेंसिंग करो, क्योंकि यहाँ के एनिमल्स को 70-80 वाली स्पीड की आदत है, उनके दिमाग में वो चीज फीड हो गई है। अभी उनका सॉफ्टवेयर अपग्रेड होना बाकी है कि यहाँ के एनिमल्स को अभी ऐसा ही लगता है कि 70 की स्पीड से मतलब आपने इजीली क्रॉस कर ली। बराबर, तो पेलो पाटा ऊपर आवे पेली तो थोड़ा जती है रहे, એટલે थोड़ी तकलीफ पड़े। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाले जितने भी है ना कंपनीज, उन सबको 30 साल के प्रेफरेंस शेयर इश्यू करने की परमिशन है। बट 30 साल हो या 20 साल आपको पैसा तो वापस देना ही पड़ेगा, और हर साल फिक्स डिविडेंड देना है। अब डिविडेंड में भी 2 ऑप्शन होते हैं बच्चों, एक होता है क्यूमुलेटिव और एक होता है नॉन क्यूमुलेटिव। सुना है आपने? क्यूमुलेटिव का मतलब होता है कि इस साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो आप डिविडेंड नहीं दोगे, बट वो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट ईयर। तो अगले साल प्रॉफिट होगा तो आपको 2 साल का देना पड़ेगा। सर सेकेंड ईयर में भी नहीं हुआ तो थर्ड ईयर के अंदर आपको
3 साल का देना, तो वो कैरी फॉरवर्ड होता है। उसी का ऑपोजिट क्या है? नॉन क्यूमुलेटिव। नॉन क्यूमुलेटिव मतलब प्रॉफिट हुआ तो देना, वरना नहीं देना। वो कैरी फॉरवर्ड नहीं है, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। एक और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग, और उसी का ऑपोजिट है नॉन पार्टिसिपेटिंग। अच्छा, पार्टिसिपेटिंग क्या होता है, किसी को पता है? नो आइडिया, कोई बात नहीं। सुनिए, एक एग्जांपल देता हूँ, फिर आपको समझा देता हूँ। आपके घर पे गेस्ट आते हैं, कई बार आपने देखा होगा, तो आप उनको सबसे पहले सर्व करते हो। कुछ भी फूड है या चाय वगैरह कुछ भी है, तो पहले हम गेस्ट को सर्व करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस। इसलिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर हुए, ठीक है। अब उसी तरह से क्या होता है, घर पे कई बार गेस्ट आते हैं, तो आइसक्रीम का स्कूप देते हैं ना वो ग्लास में, खाना वाना खिलाने के बाद, या कोई ऐसे मिलने आए तो एक फिक्स आइसक्रीम उनको दी जाती है। कभी ऐसा हुआ है कि घर से जाते वक्त गेस्ट ने सरप्लस आइसक्रीम में हिस्सा मांगा हो? आप आइसक्रीम लेके आए थे, उनके सामने एक ब्रिक, उसमें से छोटा सा टुकड़ा उनको दिया गया, फिक्स, आधा बचा था आइसक्रीम सब गेस्ट को देने के बाद, तो वो किसका? सर हमारा। हमारे फ्रिज है, हमारा घर है, तो आइसक्रीम भी हमारा हुआ। तो यू आर कॉल्ड इक्विटी शेयर होल्डर्स। जो बचा हुआ आपका। कंपनी में भी ऐसा ही होता है, प्रॉफिट आया, फिक्स डिविडेंड शेयर होल्डर को दे दो, फिर जो प्रॉफिट बचा वो किसका? इक्विटी शेयर होल्डर। अब ऐसा हुआ कि गेस्ट जब जा रहे थे आपके घर से, तब उसने बोला फ्रिज में जो आइसक्रीम बचा है उसमें से आधा हमारा है, लेके आओ। ऐसा कभी हुआ है? जरा घरे केवल को आवे छे। गेस्ट ની વાત કરું છું, મિત્રો તો પેલું સેલિબ્રિટી हर एक दोस्त डैश होता है, ठीक है, बराबर। उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, नॉर्मल इंसानों की बात कर रहा हूँ। तो गेस्ट वगैरह जो घर पे आते हैं, वो लोग कभी मांगते हैं सरप्लस आइसक्रीम में? तारीफ कर देते हो, बराबर है। अच्छा, तुमने कभी ऐसा किया किसी के घर पे जाके ऐसा बोला हो कि जो बचा है वो सब में आधा आधा हमारा है, लाओ निकालो? नेवर। तुम लोग के कॉल बड़े आते हैं। कितने बजे का टाइम दिया था? घर जाना है, ओके ओके, जेन्युइन छे। अब ऐसा होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर के साथ भी कि एक बार प्रॉफिट आया, प्रॉफिट में से फिक्स डिविडेंड दे दिया, फिर प्रॉफिट बचा, उसमें से किसका डिविडेंड जाएगा? इक्विटी का। तो फिर जो बचता है उसको बोलते हैं सरप्लस। तो घर पे आइसक्रीम आई, गेस्ट ने खाई, आपने खा ली, फिर जो बची वो सरप्लस। क्यों? आप रात को खाओगे, लेट नाइट उठ के, या फिर कल खाओगे, उस पर किसी और का अधिकार नहीं होता है। लेकिन अगर उसका बंटवारा है गेस्ट के साथ, दैट मीन्स वो गेस्ट हुए पार्टिसिपेटिंग गेस्ट। कैसे हुए? पार्टिसिपेटिंग, कि वो आपके घर के अंदर के चीजों के बंटवारे में भी हिस्सेदार है, तो वो पार्टिसिपेटिंग हुए। इसी तरह से कंपनी का प्रॉफिट आया, प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, फिर इक्विटी वालों को डिविडेंड दिया, फिर जो प्रॉफिट बचा वो है सरप्लस। वो कैरी फॉरवर्ड होता है, इक्विटी वाले बोलते हैं ये हमारा पैसा है, हम जब चाहे तब जो करना चाहे करें। पर उसमें भी अगर प्रेफरेंस शेयर होल्डर हिस्सा मांगता है और उसको मिलता है, तो वो हुआ पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर, कि मेरा तो मेरा, तेरे वाले में भी थोड़ा हिस्सा मेरा है। तो दैट इज कॉल्ड पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर। और उसी का ऑपोजिट क्या होता है? नॉन पार्टिसिपेटिंग, यानी हमारे नॉर्मल वाले गेस्ट जो आते हैं, फिक्स खाते हैं और चले जाते हैं, उनको सरप्लस से कोई लेना देना नहीं होता है। जो भी सरप्लस बचा नहीं बचा वो हमारा। डू यू गेट दैट? कॉर्पोरेट बाड़को। सो प्रेफरेंस शेयर्स का भी एक चैप्टर आप लोगों के लिए सिलेबस में उन्होंने रखा है, बिकॉज इन सब चीजों का अकाउंटिंग कैसे करना है वो सब हमें सीखना है।
पता चल रहा है सब लोगों को? ओके ग्रेट। तो आज के डिस्कशन में बच्चों हम लोग इतना ही रखते हैं एंड नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड से वी विल स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस वगैरह, जर्नल एंट्रीज वगैरह जो है दैट विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू सो मच। डिविडेंड बेटा जनरली 3 साल तक कैरी फॉरवर्ड होता है। अब आप खुद सोच लो कि 3 साल तक आपने डिविडेंड नहीं दिया है, यानी प्रॉफिट ही नहीं किया है, तो कंपनी के लिए क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। अभी 3 साल से तुम लॉस कर रहे हो और कितना लॉस करोगे, इससे अच्छा बंद कर दो। हाँ बोलो ना, हाँ टाइम है, बोलो, डिस्कस करेंगे तो इन लोग का भी कुछ फायदा होगा। हाँ 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 बोलिए ना। जैसे कि अब मुकेश अंबानी ने पहली बार रिलायंस को लिस्ट किया है, तो 100% उसकी बात है, तो जो प्रीमियम आएगा वो कंपनी के पास पहुंच जाएगा, तो वो लेके जाएगा ना उसको। ऐसे थोड़ी होता है, कंपनी ने शेयर इश्यू किए हैं, पैसा किसके पास जा रहा है वो देखना होता है आपको। जैसे अभी आपको एक कंपनी का नाम शायद पता होगा, मामा अर्थ, उसकी जो लास्ट टाइम शार्क टैंक में आई थी उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा था, करेक्ट। सो मामा अर्थ करके जो कंपनी है उसके अंदर एक तो वो जो गजल आपने नाम बताया वो ओनर है, उनका हस्बैंड है, शिल्पा शेट्टी इज ऑल्सो वन ऑफ द ओनर। वो लोग उसका आईपीओ प्लान कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं वो लोग। और वो लोग क्या चाह रहे थे कि कंपनी का वैल्यूएशन हाई रख के वो अपने शेयर्स पब्लिक को बेच के पब्लिक से पैसा लेके निकल ले। तो वो चीज पैसा उनके घर चला जाएगा, कंपनी को नहीं मिला। पर आपको पता हो शायद, तो रुचि सोया जिसका नाम अब क्या है, पतंजलि, तो बाबा रामदेव ने बहुत होशियारी की। ये वाला केस स्टडी आपको शायद पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता हो तो आप सुन लीजिए। तो रुचि सोया करके जो कंपनी थी लॉस में, कुछ 3200 करोड़ रुपए का लोन लिया हुआ था एसबीआई से और चुकाने का बाकी, और खराब हालत। पतंजलि इज अनलिस्टेड, वॉज अनलिस्टेड सॉरी। तो पतंजलि वालों ने क्या किया, रुचि सोया को खरीदने का प्लान बनाया और खुद को लिस्ट करवाना था। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा चार्टर्ड अकाउंटेंट हायर किया, जो भी किया, तो उसने उसको मस्त प्लान बना के स्कीम बना के दिया, जो ऑफिशियली हम लोग पढ़ाते भी है सीए फाइनल लेवल पे, कि रुचि सोया ने पतंजलि को खरीद लिया, ऐसा दिखाया। सामड़ो बड़ा को रुचि सोया एक लॉस मेकिंग कंपनी जिसकी खुद की हालत खराब है, मरने में है वो कंपनी, उस कंपनी ने पतंजलि को खरीद लिया। तो इट्स लाइक दैट कि पाकिस्तान ने इंडिया को खरीद लिया, बराबर, इट्स लाइक दैट। यार ये तो कैसे पॉसिबल है, बोला खरीद लिया, अज्यूम कर दो, बोले ठीक है खरीद लिया, मान लिया। तो रुचि सोया ने क्या किया, पतंजलि को खरीद के पतंजलि को शेयर इश्यू कर दिए। तो उसके जो शेयर होल्डर्स थे उनको रुचि सोया के शेयर्स मिल गए। अब बाबा रामदेव ने एसबीआई से लोन लिया 3000 करोड़ का, और वो उसने रुचि सोया को दिया लोन गिवन, और ये पैसा रुचि सोया से आके एसबीआई के पास ही चला गया। तो एसबीआई से पैसे लिए, बोले क्यों, बोले कंपनी खरीद ली। बोले पैसे दे, उसको दिए, वो कंपनी को दिए, इनडायरेक्टली एसबीआई के पास ही वो घूम फिर के पैसा आ गया। तो बाबा रामदेव की रुचि सोया में एंट्री हो गई। अब उन लोगों ने क्या किया, अब रुचि सोया का नाम बदल के पतंजलि फूड्स कर दिया। कैसे किया कि रुचि सोया में सपोज करिए पहले जो शेयर्स इश्यूड थे वो थे 1 लाख, और उन लोगों ने 4 लाख शेयर इश्यू कर दिए पतंजलि को। तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कैपिटल कितना हो गया, 5 लाख। अब 5 लाख में से 4 लाख शेयर पतंजलि वालों के पास है, तो कंपनी का मालिक कौन, रुचि या पतंजलि, पतंजलि 80% शेयर मारी जोड़े हुए। ठीक है, जैसे पाकिस्तान ने इंडिया को खरीदा, पाकिस्तान का खुद का कैपिटल 1 लाख, उन्होंने इंडिया को इश्यू कर दिया 9 लाख, तो पाकिस्तान का टोटल कैपिटल कितना हो गया, 10 लाख। तो इंडिया वाले बोलेंगे तेरी कंट्री का मालिक तू या मैं, बोले आप ही ना भाई। क्यों, बोले 10 लाख में से तेरे खुद के पास तेरी कंट्री के 1 लाख रुपए ही है, और मेरे पास 9 लाख है। तो और पेपर क्या दिखता है कि रुचि सोया ने पतंजलि को खरीदा,
रुचि सोया ने पतंजलि को नहीं खरीदा, पतंजलि ने रुचि सोया को खरीद के खुद को लिस्ट करवा दिया विदाउट सेबी रूल्स रेगुलेशंस। दिस इज कॉल्ड बैकडोर लिस्टिंग। एक होता है सीधा सीधा लिस्ट करवाना, सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करो, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, बीएससी एनएससी पे जाओ, सारा पूरा प्रोसीजर लंबा लंबा करो। तो सब बोला ये अपने को करना ही नहीं है भाई, अपने एक ऐसी कंपनी पकड़ो जिसने ये सब कर लिया हो। फिर उसको क्या बोला, हमारी कंपनी तुम्हारी, तुम्हारी कंपनी हमारी, हम सब भाई भाई एक ही है। नाम में क्या रखा है, बोले बराबर है, रुचि सोया की जगह पतंजलि, बोले बराबर है, तो नाउ पतंजलि इज लिस्टेड। तो ये क्या होता है, फाइनेंस के गिमिक्स होते हैं। अब पैसा किसको मिला, एसबीआई को मिल गया। एसबीआई का लोन अब किसके ऊपर है, बाबा रामदेव के ऊपर है। और बाबा रामदेव इस कंपनी का मालिक बन के इस कंपनी के शेयर उसने इश्यू किए, और रुचि सोया का शेयर जो बहुत कम प्राइस का था, आज वो बहुत हाई प्राइस पे जाके अभी थोड़ा एवरेज 1100-1200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। शायद जब इश्यू किया था तब 750 या 800 के आसपास का था। तो भाई ने कैपिटलाइजेशन कर लिया, पैसा कंपनी के अंदर वो ले आया, अब उसको जो करना है करे। बट उसको नहीं करना तो वो क्या करता, अपने शेयर पब्लिक को पधरा देगा और पब्लिक से पैसा ले लेता। तो पैसे किसको मिलते, कंपनी को या बाबा रामदेव को, बाबा रामदेव को। तो वैसे ही ये लोग अभी बाबा अर्थ के अंदर वही करने वाले हैं कि वो पब्लिक को इस कंपनी के शेयर दे रहे हैं। दैट इज कॉल्ड ओएफएस। ओएफएस का मतलब होता है ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल यानी नए शेयर इश्यू नहीं कर रहे, जो शेयर ऑलरेडी इश्यूड है। जैसे आप सब और मैं, हम सब मामा अर्थ के अंदर शेयर होल्डर है। अब मामा अर्थ आईपीओ लाएगा, तो आईपीओ के अंदर क्या तो वो नए शेयर इश्यू करे पब्लिक को, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे, शेयर होल्डर बढ़ जाएंगे। हमने ऐसा क्या किया कि हम सब हमारे शेयर्स पब्लिक को दे देते हैं ऐसा आईपीओ, तो नंबर ऑफ शेयर्स उतना ही रहेंगे, पर वो शेयर होल्डर चेंज हो जाएगा। हम लोग ने सबने जब पैसा लगाया था तब 1 करोड़ 2 करोड़ लगाए थे, अब यही चीज हम उसको 100 करोड़ में पधरा रहे हैं। किसको, पब्लिक को। तो पैसा कंपनी में नहीं आएगा, अपने अपने पॉकेट में जाएगा और वो कंपनी पधरा देगी पब्लिक को। अब तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। तो ऐसा अगर कुछ सिचुएशन होता है, कभी भी ओएफएस हो तो आपको सोच समझ के इन्वेस्ट करने का, कि ऑफर फॉर सेल यानी जो प्रमोटर है वो कंपनी से एग्जिट लेगा। अगर उसको कंपनी चलानी है, उसका ग्रोथ है, तो वो एग्जिट क्यों ले रहा है भाई। और अगर आपको कभी इन्वेस्ट करना हो तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो कि प्रमोटर खुद की कंपनी के शेयर्स खरीदता जा रहा है मार्केट से, यानी उसके पास एक ऐसा प्लान है जिसके कारण उसकी कंपनी का वैल्यूएशन बहुत बढ़ने वाला है। इसलिए पिछले साल जब टीसीएस का बायबैक हुआ था, जब शेयर का प्राइस कुछ 3600 के आसपास पहुंच गया था और फिर 4500 में बायबैक किया था, तो कई लोगों ने बायबैक में साथ दिया कि हाँ चलो दे दो दे दो। कई लोगों ने उस टाइम पे शेयर्स खरीद लिए कि ये 3000 3500 का शेयर 4500 में खरीद रहा है, फ्यूचर में ये शेयर 10,000 का होने वाला है, एफडी करके छोड़ दो, 3 गुना हो जाएगा पैसा। आई एम वन ऑफ देम। मैंने उस टाइम पे शेयर्स खरीदे थे, बेचे नहीं थे। क्योंकि आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे कि एक प्रमोटर खुद के शेयर मार्केट से क्यों खरीदेगा, जब उसको पता है कि ये चीज आज 3000 में मिल रही है, तो भविष्य में कितने की हो जाएगी, 10,000 की। तो बोला खरीद लो 3000 में, सस्ती है। और 3000 की जगह पब्लिक को क्या लालच दिया, 4500, ले मजा कर। पब्लिक तो गाड़ी गाड़ी हो गई, चलो बेच ही रखो बेच ही रखो। अब बेच तो दिया पब्लिक ने, अब जब ये चीज 10,000 की हो जाएगी तब उसको ऐसा लगेगा यार खोटा बेच। बट दैट इज अ पेशेंस गेम, दैट इज अ पेशेंस गेम। आपको एफडी करा के छोड़ते हो तो रोज रोज एफडी बैंक को पूछते हो, भारी एफडी सिक्योर्ड से भाई, ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट में व्हेन यू इन्वेस्ट इन सच काइंड ऑफ कंपनीज, इन्वेस्ट इट फॉर 2 to 3 years। इन्वेस्ट करने के 3 साल बाद देखने का भाई वो शेयर का वैल्यू क्या है, 3 साल तक देखो ही मत, तब आपको उसका रिटर्न दिखाई देता है। तो अब मुकेश अंबानी हो चाहे कोई भी हो, मुकेश अंबानी भी क्या कर रहा है, जियो का वैल्यूएशन क्रिएट कर रहा है। जियो का अभी तक आईपीओ वो लोग लाए नहीं है, बट उसका प्लान है, वो सबको पता है। वो कब लाएगा पता नहीं, पर रिलायंस का टैग लगेगा, अदानी का टैग लगेगा या टाटा का टैग लगेगा, वो शेयर बिकेगा, वो शेयर बिकने वाला ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच गाइस।